नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीनों विधेयक पर आई रिपोर्ट गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने मंजूर कर ली है। इसके साथ ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने अपनी असहमति भी वाले नोट भी सबमिट किए हैं। थोड़ा-सा दर्शकों को मैं बता दूँ कि 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने के लिए समय माँगा था और कमेटी ने उनकी माँग को मान लिया था। ये बिल सोमवार को यानी कि 6 नवंबर की बैठक में मंजूर कर लिया गया है और अब इस मंजूरी के साथ ही अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून हैं, बदल जाएँगे, नए कानून लागू होने जा रहे हैं। आज इसी पे बात करते हैं। इनफैक्ट समझते हैं कि इस बदलाव से लीगल सिस्टम कैसे और कितना बदलेगा? आम आदमी पर इसका कितना असर होगा? मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपूर्व सिंघल जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे जानते हैं कि क्या है सब कुछ। नमस्कार अपूर्व जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मनविंदर जी, थैंक यू। अपूर्व जी, भारतीय दंड संहिता यानी कि अभी जैसे मैं बात कर रही थी आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयक कितना कुछ बदलने वाले हैं? आपका जो कानूनी व्यवस्था है उसको किस तरीके से बदलने वाले हैं? देखिए लीगल पार्लेंस में इसको जो अब 3 एक्ट्स बदलने वाले हैं, बदलना नहीं एक तरह से रिफ़ॉर्म कहूँगा मैं, क्योंकि एग्ज़ैक्ट बदलने का मतलब कि पूरा चीज़ खत्म करना और वापस से एक नई चीज़ बनाना, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ों को जो हमारा क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल कोड हमारा 3 मेन एक्ट्स पर चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड एंड थर्ड एविडेंस एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है हमें कि पुलिस किस तरह से कार्यवाही करेगी, फॉरेंसिक्स कैसे किया जाएगा, ट्रायल जो कोर्ट में ट्रायल होता है, बेल होती है, ये कैसे दी जाएगी। जी, इंडियन पीनल कोड में दंड किस तरह से दिया जाएगा, किन फैक्टर्स पे दिया जाएगा। जैसे चीटिंग है, उसके क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या सज़ा है, ये इंडियन पीनल कोड बताता है। एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि एविडेंस जो है, जो भी आप जहाँ से भी कलेक्ट करते हैं एविडेंस, कौन-सा एविडेंस कोर्ट के सामने आ सकता है, कौन-सा एविडेंस मान्य है, कौन-सा अमान्य है, किस सूरत में अमान्य है, कब कौन-सा एविडेंस कैसे लाना है, वो। तो ये तीनों मिला के हमारी एक भारतीय जो इंडिया की क्रिमिनल कोड है, वो है। अब जो नया क्रिमिनल कोड जिसे कह रहे हैं हम कि नया आ रहा है, ये एक रिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। और रिफॉर्म क्रिमिनल कोड का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही चीज़ें नई हो जाएँगी। जो प्रिंसिपल्स हैं आपके जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपका पक्ष सुना जाए, अक्यूज़्ड का पक्ष सुना जाए, उसको बेल दी जाए, किन फैक्टर्स पे बेल दी जाए, तो उनमें थोड़े से ट्विक्स किए गए हैं। ताकि जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, उसके उसको उस मॉडर्न सोच है, वहाँ पर लाए हैं। अब इन जैसे नई इन क्रिमिनल रिफॉर्म जो कोड्स हैं, उनमें आपका डिजिटाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा वो दिया गया है कि डिजिटाइज़ेशन होना चाहिए। जैसे ट्रायल जो है, आपका वीडियो में कंडक्ट होता है। अभी तक ट्रायल में क्या होता था, सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी वो होती थी कि अक्यूज़्ड को हर हियरिंग पे आना होता है। और अगर वो अक्यूज़ नहीं आता तो आपको एग्ज़म्पशन एप्लीकेशन मूव करनी होती है। जनरली जी, एग्ज़म्पशन हो जाती है, लॉयर भी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। जी। तो एक वीडियो ट्रायल होना उससे इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर अक्यूज़्ड फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु में है, ट्रायल दिल्ली में है, तो एक ट्रायल जो है फॉरवर्ड हो सकता है इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव हियरिंग्स के लिए। उससे क्या हुआ कोर्ट का भी टाइम बचा, अक्यूज़्ड के भी टाइम और पैसा बचा और एट द एंड ऑफ द डे द कॉज़ ऑफ जस्टिस इज़ एस्पाउस्ड। मेनली कि जस्टिस जो है वो आपको जल्दी भी मिला और सही जस्टिस भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो जजेस हैं, हमारे जो जजेस हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है काम का। इतने सारी पेंडेंसी है, सब कुछ है। जब आपके पास इस तरह की टेक्निकल चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी होगी कि आप वीडियो ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं। आपका जो लीगल सारा प्रोविजंस हैं, केस लॉज़ हैं, सब कुछ डिजिटाइज़ हो गया। एवरीथिंग इज़ एट योर फिंगर टिप्स।
रिसर्च करनी है, आपको बड़ी-बड़ी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। ऑल दिस डिजिटाइज़ेशन इंक्रीज़ेज़ एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और मिस्टेक होने की चांसेस कम होती है। वैसे ही कम गोइंग अवे फ्रॉम जुडिशरी कमिंग टू द पुलिस, पुलिस के पास कुछ नए पावर्स आए हैं और क कहीं-कहीं पर जहाँ पर पुलिस के पास ज़्यादा पावर्स थे, उनको कर्टेल भी किया गया है और एक जी, बहुत जी। अच्छी चीज़ की गई है कि फोरेंसिक्स। इंडिया जी। में फोरेंसिक्स बहुत अच्छी उसकी पकड़ नहीं है, जबकि जो क्राइम्स हैं, स्पेशली क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी, हुँ, हुँ। क्राइम्स सेक्सुअल क्राइम्स, इनमें तो फोरेंसिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। बट जी, क्योंकि जी। हमारे यहाँ फोरेंसिक्स इतना डेवलप नहीं है, उसकी वजह से इतने सारे एविडेंसेस जो होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। पुलिस के मैख़ाने में, तहखाने में खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब तक वो फोरेंसिक लैब में पहुँचते हैं, तब तक ब्लड सैंपल हो गया, अलग टिश्यू फ्लूइड सैंपल्स हो गए, वो तो खत्म हो जाते हैं। तो उसमें रिपोर्ट आ जाती है, वी कैन नॉट से व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली दिस। ब्लड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एविडेंस तो वहीं खत्म हो गया। तो जो नया प्रपोज़ल, जो नए बिल्स है, जो उनमें मोबाइल क्रिमिनल फोरेंसिक लैबोरेटरीज़ का प्रोविज़न है, स्टेट फोरेंसिक लैबोरेटरीज़ का प्रोविज़न है और जो सीएफएसएल है, उनको भी ओवरहॉल करेंगे वो। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, दिस विल गिव अ वेरी गुड बूस्ट इन एफिशिएंसी। जी, जी। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, इसी को लेकर के तो कुछ बातें हुई थी फॉरेंसिक लैब के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, जो हुँ, हुँ। इससे पहले थोड़ा कमज़ोर था, अब उसको और मज़बूत बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि मेरे बिल्कुल। दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो सब क्या चीज़ है? देखिए जो आपका कोई भी एविडेंस लिया जाता है, आप जैसे सिविल में ही ले लीजिए, हैंडराइटिंग या सिग्नेचर, आप सेल जी। डीड पे सिग्नेचर करते हैं। हुँ, हुँ। कोई कहता है ये तो मेरे सिग्नेचर है नहीं, फर्जी सिग्नेचर है। तो एक आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजते हैं। अब जो कोर्ट है वो एक प्राइवेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को तो एंगेज कर नहीं सकते। तो उनको फोरेंसिक लैबोरेटरी में भेजा जाता है, कोर्ट के थ्रू, कि आप जो सैंपल सिग्नेचर हैं और जो ये सेल डीड या जो भी डॉक्यूमेंट है, इनके सिग्नेचर को मिलाइए। ये तो एक सिविल साइड हो गया। दूसरा, जैसे ब्लड स्टेन्स हैं या फिर टिश्यू स्टेन्स हैं, फ्लूइड्स हैं, हर तरह के एक्सप्लोजिव्स हैं। ब कहीं भई आप गोली चलाते हैं, आपके हाथ पर स्टेन्स आते हैं या फिर बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरीज़ देखी जाती है। तो इन सब में फोरेंसिक्स का बहुत काम आता है। बहुत ज़रूरी होता है फोरेंसिक्स और हमारे पास होना, एंड दैट टू कटिंग एज फोरेंसिक्स। ये नहीं कि इलिक्विड लैब्स। तो अभी तक इंडिया में सेंट्रल लेवल पर केवल 2 ही फोरेंसिक्स लैब्स हैं। तो आप सोचिए, एक नॉर्दर्न इंडिया में, एक सदर्न इंडिया को कर रही है, तो जिस तरह से हमारे यहाँ जिस तरह से केस लोड है, तो एक लैब पर कितना केस लोड होता है? हालाँकि स्टेट लेवल लैब्स भी हैं, बट अभी अब इतना नेटवर्क अच्छा नहीं है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट फोरेंसिक लैब्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, मोबाइल फोरेंसिक्स पर, आप ये देखिए, ये सोचिए, क्राइम सीन क्राइम होता है, जो पुलिस है जिसको जाके क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करना है, अ मोबाइल फोरेंसिक वैन इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। उन्हें बस एक आपका जैसे विटनेस को समन किया जाता है, वैसे ही एक नोटिस देना है और उनको फोरेंसिक्स में जाके जो भी कांस्टेबल ऑन ड्यूटी हैं, उनको जाके देना है, जी, ये रहा क्राइम सीन, प्लीज़ आप आइए और आप इसकी जगह की जाँच कीजिए। तो कितना अच्छा, आप ये सोचिए, उससे जो एक जस्टिस वो है, एक विक्टिम के लिए भी और एक अक्यूज़्ड के लिए। विक्टिम उसके लिए कि उसका जो एविडेंसेस है, देखिए क्राइम सीन पे एट दैट वेरी मोमेंट जितने अच्छे एविडेंसेस कलेक्ट हो सकते हैं, 1, 2, 3, 5 दिन के बाद नहीं हो सकते। और जो एविडेंसेस कलेक्ट भी होते हैं, उनकी स्टोरेज, उनकी प्रॉपर स्टोरेज, वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रॉपर स्टोरेज। तो एक मोबाइल फोरेंसिक वैन का होना, डिस्ट्रिक्ट फोरेंसिक लैब्स होना, स्टेट फोरेंसिक लैब होना, कितनी अच्छी चीज़ है कि एक वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब नए वाले रिफॉर्म्स में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि जो भी क्राइम सीन होता है, तो उस क्राइम सीन पे उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसको अभी आई एम श्योर थोड़ा-सा ट्वीक किया जाएगा फाइनल बिल में, क्योंकि हर क्राइम सीन तो पॉसिबल नहीं है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, बट एट लीस्ट क्राइम्स व्हिच आर अगेंस्ट बॉडी, क्राइम्स व्हिच आर अगेंस्ट वुमेन, उनमें तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी रिक्वायर्ड। तो उससे अपूर्व डिस्ट्रिब्यूटेड हाँ जी, हाँ जी, जी, बताइए। आप प्लीज़ आप पूरा कीजिए हाँ, पहले। तो जो एक नेटवर्क है, जो एक
पैन इंडिया नेटवर्क बनेगा फॉरेंसिक लैबोरेटरीज का, और जिस जो असिस्ट करेंगे हमारी जुडिशरी को टू कम एट द राइट कंक्लूजन। देखिए, जब जुडिशरी के पास प्रॉपर फैक्ट्स होता है, एक जज के पास जब प्रॉपर फैक्ट्स होंगे कि हाँ, क्राइम सीन पर ये मिला, ऑक्यूलर एविडेंस यानी साक्ष्य विटनेस जो होता है, जिसने देखा होता है, और एक मेडिकल एविडेंस की जो फॉरेंसिक्स ने बताया कि हमारा ये ओपिनियन है कि ये। तो जब सारे फैक्ट्स होंगे तो एक प्रॉपर डिसीजन पे आना ईज़ी होता है। एक चीज़ अभी आपने ज़िक्र की कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन एंड वे ऑफ वर्किंग, वो भी थोड़ा-सा चेंज होगा। तो वो किस तरीके से होगा? क्योंकि आम जन को तो पुलिस के साथ काफ़ी पहले उन्हीं के साथ उनका एनकाउंटर होता है ना? तो देखिए, उसके सबसे बड़ा स्टेप होगा कि आप कहीं भी किसी भी स्टेशन में एफआईआर करा सकते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, अगर आपके क्राइम होता है, कहीं और होता है आपके साथ, या फ्रॉड होता है, कुछ भी क्राइम होता है, और किसी भी वजह से आप उस जगह पे नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे रॉबरी है, आप वहाँ के पुलिस स्टेशन जाएँगे, आप रिपोर्ट लिखाएँगे, फिर वा आप कितने चक्कर काटेंगे? तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर लिखाएँगे। पहले क्या होता था, जिस जुरिसडिक्शन में क्राइम हुआ है, उसी जुरिसडिक्शन में आपको जाना होता था। उसमें क्या जी, होता था, जी। बहुत बार पुलिस स्टेशंस कहते थे नहीं, वो एरिया तो हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं पड़ता, आप घूमते रहेंगे। जी। बट अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर अपनी करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू ट्रांसमिट दैट कंप्लेंट टू द प्रॉपर पुलिस स्टेशन, एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पुलिस स्टेशन टू फॉलो अप विद यू, नॉट जी, योर जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की होगी आपसे फॉलो अप करने की, एविडेंस गैदर करने की, प्रोसिक्यूशन लाने की। तो हुँ, ये हुँ। बहुत बड़ा रिफॉर्म है। सेकंड, जो जी, पुलिस के पास पावर्स है, जो अभी एक जो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा बैकवर्ड स्टेप है। अभी तक पुलिस जो है रिमांड होती थी, किसी भी अक्यूज़्ड की रिमांड होती थी, वो मैक्सिमम 15 डेज़ की होती थी। यानी कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया और कोर्ट जो है बेल देने के अभी उस स्टेज पर नहीं है कि हम कोर्ट बेल देना नहीं चाहती, तो अक्यूज़्ड की रिमांड 15 दिन तक होती थी। बट अब वो रिमांड को कुछ केसेज़ में 40 डेज़ कर दिया है, और कुछ हीनियस केसेज़ में 60 डेज़ 90 डेज़ कर दिया है। तो वो थोड़ा-सा स्टेप बैक है। बट अगर हम इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, तो एट द एंड ऑफ द डे जो डिजिटाइज़ेशन है, ये पुलिस फ़ोर्सेस में जो डिजिटाइज़ेशन अभी जो भी होता है, कोई भी जनरल डायरी हो गई, डेली डायरी हो गई, उनकी एफआईआर कुछ भी होता है, वो सब एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। जैसे-जैसे कंप्यूटराइज़ेशन और ये डिजिटाइज़ेशन आएगा कि आप क्राइम सीन पर क्या इन्वेस्टिगेट किया, जो पंचनामा हमारा बनता है, अगर आपको पता जी, हो। जी। जी, जी। जब भी कोई क्राइम सीन पर आते हैं, तो वो सबसे पहले पंचनामा ड्रॉ करते हैं कि मैंने ये ड्राइंग में ये देखा, ये देखा। अब जो है उसकी फ़ोटोज़ लेकर प्रॉपर एक कंप्यूटर में एंट्री करना। उससे क्या होगा, रिकॉर्ड्स जो हैं फॉर पोस्टेरिटी, फॉर परपेचुइटी आपके पास आ गए। कभी भी एक्सेस किया जाए, जुडिशरी जो भी जजेस हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा सर, आज तो फाइल नहीं है, आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रेज़ेंट नहीं है। प्रेज़ेंट नहीं है, क्या हुआ? उसे वो वीडियो कॉल से जॉइन कर सकते हैं। जी। तो 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 ये दिस बिल हैज़ अ लॉ these bills have a lot of potential to actually go for speedier justice, lot of potential. However, having said that, थोड़ा-सा ये तो मैं कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, जो हमारे जजेस आप ये मानिए कि 50 लोगों का काम 20 लोग कर रहे हैं। जी। तो वो अपॉइंटमेंट्स होना, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा अपूर्वा जी मैं थोड़ा-सा पढ़ रही थी इस पूरे मैटर को। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का प्रयोग होगा। इसको रा ज़रा विस्तार से देखिए, बताइए ताकि मतलब मैं भी समझ सकूँ एंड मेरे दर्शक भी समझ सकें। अगर हम बात करते हैं प्री 1947 एंड हुँ, पोस्ट 1947, तो जी, आज की डेट में राजद्रोह का मतलब देशद्रोह ही है। बट प्री हुँ, 1947 में अगर हम जाएँ, तो उस टाइम राजद्रोह का मतलब था रेबेलियन और एनी एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जी, टुडे देशद्रोह जो है, दैट इज़ एनी एक्ट अगेंस्ट द यूनिटी
टेरिटोरियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपकी कोई भी एक्ट है, स्पीच है, चित्र है, कुछ का जर्नलिस्ट पब्लिकेशन है, कुछ भी है, विच एक्चुअली अटैक्स जी, द यूनिटी, टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन ओनली विल यू कम अंडर दिस लॉ, द जी, जी, सेडिशन लॉ। बट पहले क्या होता था, प्री 1940, अब क्योंकि बाद में जजमेंट्स ने 1947 के बाद से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आई, उन्होंने उसको टोन डाउन कर दिया। पहले होता था 1947 से पहले अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्पीच करते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेख लिखते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, तो ये तो आप देखिए जो भी हमारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते थे, जी, चाहे जी, जी, प्रोटेस्ट भी करते थे, तो कहाँ जी, जाना पड़ता था? जेल ही जाना होता था। सेडिशन में ही उनको लाया जाता था। अब अगर आज की डेट में आप प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, आपको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना, अनलेस एंड अंटिल दैट प्रोटेस्ट इज वायलेंट। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है, आप जेल तो नहीं जा रहे ना। जी, तो वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो पहले जो था पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल एंटिटी थी, जी, जी, इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हुँ, हुँ, गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जी, any crime against even a crime, any act against that polity was called sedition. Now any act against the unity, territoriality and integrity of India, that is sedition. तो एक है तो फाइन लाइन। अब तो ये देखना है, देखिए आखिर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बट ये तो चीज क्लैरिफाई होंगी जब डिसीजंस आएंगे कोर्ट्स के। वेरी बिकॉज ऑब्वियस। हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम है कि जो केस लॉज आते हैं उसको वो एक्सपाउंड करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द लॉ इज। बट यस, एट द प्रेजेंट फॉर्म, what I firmly believe is that acts which are directly against the unity of the country, which actually harm the unity of the country, that can be covered under sedition, and that is a very serious crime. It's not something कि कोई easily आप को accuse कर सकता है। अगर आपने कोई लेख लिखा, प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, आप उसके अगेंस्ट लेख लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, दैट इज नॉट सेडिशन, बिकॉज दैट इज नॉट हार्मिंग द यूनिटी, टेरिटोरियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये तीन शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्राइम्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि अगर आप क्राइम अगर आप है कोई क्राइम बता रहे हैं, तो वो उन पैरामीटर्स में ही फॉल करना चाहिए जिसमें जो सेक्शन में लिखे हैं। अगर वो उन पैरामीटर्स में फॉल नहीं करता, तो वो क्राइम नहीं है उस चीज का, स्पेशली फॉर सेडिशन लॉज। जी, वन मोर थिंग, सामुदायिक सज़ा, इसको भी कुछ नए तरीके से डिफ़ाइन किया गया है? हाँ, इसमें एक जैसे मॉब लिंचिंग जो है उसका नया प्रोविजन लाया गया है। पहले कभी मॉब लिंचिंग का प्रोविजन था नहीं, तो कोर्ट्स जो है उसको अगर मॉब लिंचिंग लीडिंग टू डेथ होता था, तो कोर्ट्स उसको मर्डर के एट पार्ट ट्रीट करते थे। बट नाउ अ मॉब लिंचिंग इज अ प्रॉपर ऑफेंस। उसमें 5 या उससे ज़्यादा की मॉब अगर कुछ इस तरह का किसी को अटैक करती है और नुकसान पहुँचाती है, बॉडीली नुकसान पहुँचाती है, मर्डर तक मतलब अगर किसी को मार भी देते हैं, एंड दैट एक्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो दैट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। और इसमें मिनिमम सजा, मिनिमम 7 साल, यानी कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं, तो आपको मिनिमम 7 साल अंदर रहना है, एंड मैक्सिमम इज डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा मर्डर के लिए देयर इज नो मिनिमम, जी, ज़रूर। बट मैक्सिमम इज डेथ पेनल्टी। तो यानी कि मतलब ऑन द ऑफ सिचुएशन कोई बात होती है, आप मर्डर के लिए 3 साल की भी सजा हो सकती है, बट हुँ, हुँ। 7 साल जो मिनिमम है मॉब लिंचिंग में, अगर आप इंडल्ज करते हैं, तो 7 साल मिनिमम की सजा है। हालाँकि थोड़ा-सा वीकनेस है अभी भी प्रोविज़न में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मॉब को सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना, उसके बाद पुलिस के पास क्या टूल्स या टेक्निक्स होंगी, फॉर कि 50 लोगों की मॉब है। आप सबके सबको तो 7 साल की सज़ा नहीं दे सकते। जी, क्योंकि आप कैसे प्रूव, सबसे बड़ी बात है, प्रूव कैसे करेंगे कि 50 के 50 के पास सिमिलर इंटेंट, सिमिलर इंटेंशन था जी, टू कंडक्ट द हीनियस एक्ट व्हिच दे टू हैव डन, पर्पेट्रेट टू हैव जी, डन, जी। बीन डन। तो बट ये धीरे-धीरे ये चीज़ जब डिसीजंस आते हैं, कोर्ट्स के डिसीजंस आते हैं, इंटरप्रेट किया जाता है, ये धीरे-धीरे क्लियर हो जाती है।
अच्छा, ये जो चेंजेज़ होने जा रहे हैं, ये मतलब राज्यों के लिए, आई मीन स्टेट वाइज़ भी इनमें कुछ बदलाव होने वाले हैं? देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस फोर्सेस हैं, दे कम अंडर स्टेट लिस्ट। दे दीज़ आर नॉट अंडर यूनियन लिस्ट। वी हैव 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, उनको सिर्फ़ जैसे डिफेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, उन पर जो लॉज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट जैसे है एग्रीकल्चर हो गया, ये लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये सिर्फ़ स्टेट की ग गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती है इस पर। और कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसमें दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट लॉ बना सकते हैं, एंड इफ 2 लॉज़ आती है तो सेंट्रल लॉ विल रेन सुप्रीम ओवर द स्टेट लॉ। तो लॉ एंड ऑर्डर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स ये लॉज़ के साथ दे कैन ब्रिंग अप देयर ओन स्पेशल अमेंडमेंट्स। दे कैन सर्टेनली ब्रिंग अप देयर ओन स्पेशल अमेंडमेंट्स की बहुत सारे। पहले अगर आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल प्रोविज़न नहीं था। जी। बाकी पूरे देश में था, उत्तर प्रदेश में नहीं था। अब है उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल प्रोविज़न, बट पहले नहीं था, स्थगित किया हुआ था। तो इसी तरह हर स्टेट के, क्योंकि हर स्टेट एक अपना यूनिक जगह है, अपने में एक यूनिक कल्चर है, तो वो अपने हिसाब से, अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से ट्वीक करते हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, आपने अभी ज़िक्र किया, मुझे मालूम है यहाँ अब एंटिसिपेटरी बेल का हुआ है, लेकिन इसको रोका क्यों गया? इसे स्थगित क्यों किया हुआ था? स्थगित इसलिए क्योंकि लोकल कंडीशंस आपकी ऐसी थी उत्तर प्रदेश में। अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाते हैं तो उत्तर Pradesh had a reputation of being a kind of a state where crimes were very prevalent. जी। तो इस वे में उस टाइम पर आपके एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्राइम काफ़ी था। तो एट दैट टाइम जो सरकार थी उनको लगा कि भई अगर एंटीसिपेटरी प्रोविज़न बेल जैसा प्रोविज़न होगा, तो जो आपके क्रिमिनल्स हैं, वो पहले ही एफआईआर होते ही पहले ही बेल, दे विल बी एबल टू सिक्योर बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल जो इन्वेस्टिगेशन है, बे तभी के तभी इन इस एंटिसिपेटरी बेल जो है, इसको कब ऑन किया गया यूपी में? हुँ। कब इसको ऑन किया गया यूपी में? अ, ए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट 2 अ इयर्स, 2 एंड अ आई हाल्फ मीन इयर्स, येस। योगी जी के समय में ये शुरू हुआ है ना? व्हाट आई वांट टू हाँ, हाँ। अंडरस्टैंड, है ना? हाँ, हाँ, जी, हाँ। टू माय नॉलेज येस, टू माय नॉलेज येस। जी, जी। जी, जी। अब आपने काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन अगर रफ़ भाषा में, सादी भाषा में ये समझना चाहें कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून, अब जो हैं कानून नए वाले, ये कितने डिफ़र हैं? बहुत डिफरेंस नहीं है। देखिए प्रिंसिपल्स सेम होते हैं। एक सिविलाइज्ड कंट्री जो होती है उसके प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स सेम होंगे ऑल ओवर हुँ, द हुँ। वर्ल्ड। आप देखिए कि हुँ, हुँ। आपको सुना जाएगा ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, या फिर आपको सुना जाएगा, आपको आपके राइट्स मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें सेम होती हैं। जो डिफरेंट होता है, आप ये देखेंगे जो जनरली क्राइम्स हैं, वो भी क्या फ़र्क होंगे? कुछ लोकल कंडीशंस के हिसाब से फ़र्क हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ चेन स्नैचिंग है, एंड दैट हैज़ बीन फ दैट ऑफेंस हैज़ फाउंड प्लेस इन आवर स्टैट्यूट बुक्स नाउ। अब वो इस रेफ कोड में है, बट जी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में आपको चेन स्नैचिंग जैसा ऑफेंस नहीं मिलेगा। जी। तो लोकल कंडीशंस के हिसाब से अब ऑफेंसेस आ गए। बट जो जैसे मर्डर है, रेप्स है, इस चीटिंग है, फ्रॉड्स हैं, फॉर्जरी है, ये सब तो वर्ल्ड ओवर एक ही चीज़ है। हुँ, हुँ। उसको किस तरह से डील करना है, उसको अपडेट किया गया है। आप ऑफेंस इन को तो अपडेट नहीं कर सकते, बट आप उसको किस तरह से डील किया गया है, उसको अपडेट किया गया है। कि आप एक जी, जी। मॉडल सेंसिबिलिटीज़ में कि डिजिटाइज़ेशन कैसे ला सकते हैं, किस तरह से कोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस में, उसको कैसे कट किया जा सकता है। जी, जी। ये रिफॉर्म है, दैट दिस इज़ द मेन रिफॉर्म। व्हाट आई थिंक, जो डिजिटलाइज़ेशन आया है कानूनों में, शायद से हुँ, वो ज़्यादा आम जन के लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लस बहुत, जो बहुत, जो न्यायपालिका है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें आसान होने वाली हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आज की डेट में जनरली मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज़ वेरी वेल वर्स्ड विथ डिजिटाइज़ेशन।
हमारे जी, यहाँ जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, कितना अच्छा लोगों ने कितने अच्छे से उत्सुकता से अडॉप्ट किया है। जिसकी जी, और उस सिस्टम को दूसरे एक देश देख रहे हैं और अपने पास जैसे सिंगापुर में और दुबई में ये लोग ले रहे हैं कि इतनी अच्छी चीज़ डेवलप की है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री जो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी पकड़ती है। वैसे ही जब आप डिजिटाइज़ेशन लाएँगे, तो आई एम श्योर जो लोग हैं, यहाँ पर जो हमारे नागरिक हैं, जो सिटिज़न्स हैं, उसका वो पूरा-पूरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कंप्लेंट हो गई, अब आपको कंप्लेंट जाके सीधा पुलिस स्टेशन में नहीं करनी, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। बट आप अपनी कंप्लेंट एक टाइम बाद अपने ईमेल से भी कर सकते हैं। आप रेलेवेंट अपने एविडेंस लगा के नोटरी करा के या फिर ई सिग्न साइन करके, आजकल ई साइन भी चलता है ना, ई साइन करके आप भेज सकते हैं एंड व्हिच कैन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। आज की डेट में जैसे सेक्शन 138 का ऑफेंस है, चेक बाउंस का ऑफेंस है, उसमें हमारे यहाँ पहले जो सर्विस होती थी, दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन जो जाती थी, वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जाती थी। अब व्हाट्सएप ईमेल सर्विस से भी होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड वैलिड सर्विस। तो डिजिटाइजेशन हमारी लाइफ में है, वो अब सिर्फ बढ़ ही रहा है एंड दिस विल ओनली हेल्प अस। तो आम नागरिक के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अपनी कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के साथ घर बैठे-बैठे या जो भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिना क्या कहते हैं टाइम निकाले प्रॉब्लम के साथ आप पुलिस को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको पता हो जैसे मोस्ट स्टेट्स में एक सीएम विंडो बन गई है, अगर आपकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर की जा रही है, आप सीएम विंडो में जा डालिए कंप्लेंट अपनी और फिर देखिए जादू। यूपी में ऐसा है, हरियाणा में ऐसा है, पंजाब में ये तो जहाँ मैं मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर सीएम विंडो में डालते हैं, अगर कोई पुलिस स्टेशन आपकी मना कर रहा है कंप्लेंट लेने से, फॉर व्हाटएवर रीज़न, आप सीएम विंडो जी, में डालिए जी, और जी। देखिए तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा कि सर आपकी कंप्लेंट ली गई या नहीं ली गई, आपकी कंप्लेंट पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ और अगर नहीं होता है तो वो लोग फ़ॉलो अप करते हैं पुलिस स्टेशन से। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ डिजिटाइज़ेशन। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे। पहले आप यहाँ से पोस्ट भेजेंगे, लखनऊ से पोस्ट जाएगी, वो देखेंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे, ये होगा, वो होगा, फिर वापस आएगी। इतने में तो हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गया। अब जी। हाथों-हाथ 2 घंटा, 3 घंटे में आपके पास एक रिप्लाई भी आ जाएगा कि सर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, ये नंबर है। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ द आईयू हू हैज़ बीन असाइन्ड, दिस इज़ हिज़ कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ कॉल हिम। जी, सही कह रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई अ, बायर जर्नी कर रहा है इन द वे, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो वहीं से ट्वीट कर देता है एंड जब तक वो लैंड करता है, पुलिस वहाँ खड़ी हुई मिलती है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक अच्छी चीज़ है। अ, अपूर्व जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, माय प्लेज़र, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक जय हिंद, जय भारत। यू। जय हिंद।